पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो YouTube चैनल को डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव चैनल को काफ़ी आगे बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह सहयोग बनाए रखें। और मैं आज जो मैंने वीडियो बनाई है, ये वीडियो सिंधु सभ्यता से संबंधित है और इसमें कुल 100 प्रश्न उत्तर हैं। 100 प्रश्न उत्तर पूरे सिंधु सभ्यता चैप्टर से रिलेटेड हैं और इसमें आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित सारी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे लगभग, और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पहले भी मैंने सिंधु सभ्यता से संबंधित एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको ज़रूर देख लें। तो आप चलिए हम देखते हैं कि वीडियो में क्या है। इसी के साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें जितना ज़्यादा हो सके। और एक शेयर ही तो मांग रही हूँ मैं, एक लाइक मांग रही हूँ। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है और एडिटिंग मैं नहीं कर पाती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल है, मैं उसी से ये वीडियो बनाती हूँ, कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है। और ये 1 घंटे की लगभग वीडियो है, तो आप इसको पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी उपयोगी वीडियो है ये, आपके ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से लेकर मतलब छोटे बच्चों के भी क्लास से लेकर ये यूपीएससी, पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपकी पीजीटी, टीजीटी, बीएड, बीटीसी, हर एग्ज़ाम में जीके वगैरह से लेकर सारी इसमें आपको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और आप इसको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न संख्या 1 है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है हड़प्पा नामक पुरास्थल से सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब सिंधु सभ्यता के बारे में जो सबसे पहली जानकारी थी वो चार्ल्स मैसन को हुई थी, और जब वो रेलवे लाइन बनवाने के लिए, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बनवाने के लिए वो ईंटों की खोज कर रहे थे, तो हड़प्पा नामक टीले पर जाकर वहाँ से ईंटें प्राप्त करते, तो वहीं पर उनको पुरावशेष प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक पुरास्थल पर मतलब जगह पर ज्ञात होने के कारण सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता के विषय में किस सन में लिखा था? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने कब लिखा था? 1826 में सिंधु सभ्यता के बारे में लिखा था, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्खनन कार्य कब किया गया था? तो इसका आंसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब के शाहीवाल जिले में स्थित हड़प्पा के टीले का अन्वेषण किया और माधो स्वरूप वत्स के सहयोग से उत्खनन कार्य किया। तो ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि सिंधु सभ्यता का उत्खनन, देखिए जब चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 में वहाँ से ईंटें प्राप्त किया, तो वो उसको अलेक्जेंडर कनिंघम को बताते हैं और कई रिपोर्ट इसमें लिखी गई। फिर उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले की खोज की और माधो स्वरूप वत्स का सहयोग लिया और उनके सहयोग से वहाँ उन्होंने उत्खनन कार्य किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है? तो आपको पता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अब तक कितने पुरास्थल खोजे गए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 2650 पुरास्थल खोजे गए हैं। रफली कहें तो 2650 पुरास्थल खोजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता की सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलता है? तो देखिए, जैसे आपको पता है ना कि ये उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, यहाँ पे पूरब और यहाँ पे पश्चिम दिशा, तो ये होती है। तो यहाँ पे ले लेते हैं मांडा जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पे आपका दक्षिण में आप आ जाइए पश्चिमी महाराष्ट्र के दायमाबाद, और पूर्व में आप आ जाइए उत्तर प्रदेश प्रांत के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर के मध्य का स्थित क्षेत्र आता है, और
पश्चिम में आप आ जाइए तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सुतकांगिंडोर, यानी जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में पश्चिमी महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश प्रांत के मेरठ जिले से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सुतकांगिंडोर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु सभ्यता की सीमा का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया? तो सिंधु सभ्यता, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सिंधु सभ्यता की सीमा का निर्धारण SR राव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से पुरास्थल बलूचिस्तान प्रांत में आते हैं? तो सुतकांगिंडोर, सुतकाकोह और डाबरकोट बलूचिस्तान प्रांत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो प्रथम नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है या कालीन सभ्यता कौन है? तो आपको पता है कि सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार आया, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन कई बार आया है कि प्रथम नगरीय सभ्यता, छोटे से लेकर बड़े कंपटीशन में ये पूछा गया है कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी रही है? तो प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आकार कैसा था, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आकार त्रिभुजाकार था, जैसे कि ये बना है त्रिभुजाकार था। ठीक है। प्रश्न 11 है कि सिंध प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो सिंध प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मोहनजोदड़ो और चहुंतड़ो। क्वेश्चन नंबर 12, कोटदीजी में कौन कौन से स्थल आते हैं? तो कोटदीजी में आते हैं आमरी और अलीमुराद। क्वेश्चन नंबर 13 आता है पंजाब प्रांत में कौन कौन से स्थल आते हैं? तो पंजाब प्रांत में देखिए जैसे हड़प्पा है, आपका गनेबरी माला है, रहमान डेरी है, सराय खोला है और जलीलपुर है, मेहरगढ़ मेडी आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पंजाब प्रांत में कौन कौन से स्थल सिंधु सभ्यता संबंधित है? रोपड़, बाड़ा, संगोल। मैंने पूरे सिंधु सभ्यता के मतलब एक एक पॉइंट को कवर किया हुआ है इसमें कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाई हुई है कि आपके कंपटीशन में कुछ भी आए तो ये छूटे ना कहीं से भी। तो इससे जैसे कि और भी स्थानों से रिलेटेड मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंधु सभ्यता के बारे में, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने स्थलों के बारे में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं इसकी जानकारी दी है। देखिए तो और भी संबंधित स्थल हैं, जैसे हरियाणा से क्या कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए? तो बनावली, उड़ाल, राखीगढ़ी और मित्ताथल आते हैं। राजस्थान में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं कालीबंगा गुजरात से लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, मालवड़ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? तो आलमगीरपुर, जम्मू, मांडा। अफगानिस्तान से मुंडीगाग और सोरती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी इसके बारे में विवाद भी रहा है, काफ़ी मत भी लोगों ने दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका, तो इसको हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़। आप द्रविड़ ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, जो भी आएगा द्रविड़ थे। लेकिन ये द्रविड़ थे सिंधु सभ्यता के निर्माता, ये कैसे सिद्ध हुआ? तो मानव कंकालों का अध्ययन किया गया, उसके आधार पर तो डेड बॉडी मिली है कुछ, उसका अध्ययन करके ये मतलब सर्वमान्य किया गया कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। तो कितने कंकाल मिले? देखिए कुल 11 कंकाल मिले हैं। कुल कितने कंकाल मिले हैं? मानव कंकाल 11 मिले हैं आपके। और आद्य ऑस्ट्रेलाइड जिसमें 3 कंकाल मिला आपका, भूमध्य सागरीय यानी द्रविड़ कुल 6 कंकाल मिले हैं, मंगोलाइड का 1 मिला है और अल्पाइन का भी 1 मिला है। तो सबसे ज़्यादा 6 कंकाल मानव कंकाल भूमध्य सागरीय यानी द्रविड़ से मिले हैं। तो इसका और कुल 11 मानव कंकाल, सबसे ज़्यादा संख्या द्रविड़ की, इसलिए द्रविड़ इनके निर्माता थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन 14 विधि का आविष्कार कहाँ किया गया था?
तो कार्बन 14 क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। कार्बन 14 देखिए, जीवित मनुष्य में कार्बन 12 होता है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 14 उसमें बनने लगता है, डेड बॉडी में कार्बन 14 बनने लगता है। और फिर उसके बाद जैसे प्रत्येक 5500 वर्ष, एक सम्मेलन में मार्शल ने ये बताया कि प्रत्येक 5500 वर्ष के बाद, लगभग कहीं कहीं 5500 है, कहीं कहीं 5650, ऐसे 640 ऐसे करके दिया है, मतलब 5500 वर्ष के बाद ये कार्बन 14 जो डेड बॉडी में पाया जाता है, जीवित मनुष्य में कार्बन 12 पाया जाता है, और डेड बॉडी में कितना पाया जाता है, मृत्यु वाले मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, तो वो 14 पाए जाते हैं। और ये 5500 वर्षों में डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो इसी के आधार पर इतिहास में तिथि निर्धारित की जाती है, और इसकी तिथि कार्बन 14 विधि के द्वारा जो तिथि निर्धारित की जाती है किसी इतिहास की घटना की, तो वो तिथि सर्वमान्य होती है, तो उसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो कार्बन 14 भी, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, कार्बन 14 विधि का आविष्कार कहाँ किया गया था। तो कार्बन 14 विधि का आविष्कार शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर WF लिब्बी ने 1949 में किया था। तो कार्बन 14 विधि देखिए, एक तो मैंने तीन क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए। कार्बन 14 विधि का आविष्कार शिकागो विश्वविद्यालय में किसने किया, प्रोफेसर WF लिब्बी ने किया, और कब किया, 1949 में किया। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे समझ ही मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि के द्वारा धर्मपाल अग्रवाल ने सिंधु सभ्यता की तिथि क्या निर्धारित की है। तो क्या तिथि निर्धारित की है, देखिए ये क्वेश्चन में ही आंसर है एक, कि कार्बन 14 विधि के द्वारा, धर्मपाल अग्रवाल की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बन 14 विधि के द्वारा किसने सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की है, तो धर्मपाल अग्रवाल ने। एक आंसर आपको यही मिल गया। और तिथि क्या निर्धारित की सिंधु सभ्यता की, तो 2300 से लेकर 1750 रफली है, ऐसे आप कह सकते हैं 2300 से 1750, यानी 2300 से 1750 ईसा पूर्व आपको पता होगा कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है, और ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, इसीलिए इसकी तिथि कितनी निर्धारित की गई है, आप देख रहे हैं 2300 से 1750 ईसा पूर्व। तो ये उल्टी जैसी आपको दिख रही है उल्टा तिथि, तो इसका मतलब है कि क्योंकि ईसा पूर्व उल्टा इसलिए चलता है क्योंकि हमें इतिहास की प्रारंभिक तिथि का ज्ञान नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, बताइएगा कैसा लगा, और इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, ये भी काफी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की समकालीन मेसोपोटामिया के शासक कौन थे। तो मेसोपोटामिया के सुमेर नगर में से अक्काद राजवंश के शासक सारगोन था, जिसका एक लेख मिला है, उसका समय 2230 से 2284 ईसा पूर्व है। मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन, मगन एवं मेलुहा नामक स्थलों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे है मेसोपोटामिया में एक सुमेर नगर है, और वहाँ पे एक अक्काद नाम का राजवंश था सुमेर नगर में, मेसोपोटामिया के, और उसका शासक उस समय कौन था, सारगोन था। मतलब सुमेर नगर मेसोपोटामिया का कौन सा नगर है, सुमेर नगर है, और उसका शासक कौन था, सारगोन था। और कौन सा राजवंश था, अक्काद राजवंश, जिसका एक लेख है। पहले आजकल क्या होता है कि लोग टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई भी सूचना देते हैं तो उसकी जानकारी मिल जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जानकारी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे पहले ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध थी, तो लेख लिखवाते थे। तो अक्काद राजवंश के शासक सारगोन का एक लेख मिला है, उसका समय 2230 से 2284 ईसा पूर्व, यानी 2230 से 2284 ईसा पूर्व है। तो मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन, मगन एवं मेलुहा नामक स्थलों की जानकारी मिलती है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिलमुन, मगन एवं मेलुहा नामक स्थल ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता की समकालीन शासक कौन थे मेसोपोटामिया के, तो सारगोन, क्योंकि सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी और मेसोपोटामिया के शासक सारगोन थे और राजवंश अक्काद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कि मोहनजोदड़ो में भवन निर्माण में कितने स्तर प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से 7 स्तर प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के नगरों की खुदाई में कितने टीले मिले हैं, तो 2 टीले मिले हैं, पूर्व का टीला और पश्चिम का टीला, 2 टीले मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी, तो देखिए भैया सड़कें तो सीधी सादी थी, दिशा में थी और समकोण थी। समकोण समझते हैं, ऐसे थी तो एक समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि देखिए दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं वीडियो इस तरह से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जल्दी बन जाए और आपको आपके टाइम पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है, जिससे कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है तो ये उसमें भी काफ़ी काम देगा, तो इसलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क मार्ग जिसे मार्शल ने राजपथ की संज्ञा दी है कितने मीटर चौड़ी प्राप्त हुई है, तो देखिए इसमें भी एक आंसर मिल जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने राजपथ की संज्ञा दी है, तो मार्शल ने राजपथ की संज्ञा दी है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। और फिर पूछ रहा है कितने मीटर चौड़ी है, तो 10 मीटर चौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीथियां गलियां अंत गलियां कितने फीट की थी, तो वीथियां का अर्थ होता है कि अंत गलियां, तो ये 3 से 4 फीट की थी। और आप देख सकते हैं इसके साथ ही जैसे कि आज भी आप भारत में बहुत से स्थानों पे इस तरह की गलियां देखते हैं जो भूल भुलैया टाइप की होती हैं, हम जिस स्थान से निकलते हैं उसी स्थान पे आके पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि किन स्थानों के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है, तो इसका आंसर है कालीबंगा और लोथल। देखिए मकान कैसे होते थे, साधारण भवन कैसे होते थे कि आज तो फ्लैट नुमा मकान है, पहले कैसे होते थे कि एक बीच में आंगन होता था और उसमें उसके चारों तरफ जैसे कमरे बना दिए जाते थे और आंगन में ही कुआं होता था और ये 2 मंजिला मकान भी होते थे और इसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी ऊपर तक पहुंचने के लिए, मतलब दूसरे मंजिल तक पहुंचने के लिए, और बाहर दरवाजे के बाहर चबूतरा बना हुआ होता था और पक्की नालियां भी बनी हुई होती थी, ठीक है। तो लेकिन मकानों में तो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन किन स्थानों के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कालीबंगा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ईंटों का आकार और अनुपात क्या था, तो देखिए अनुपात तो कई बार पूछा जा चुका है, हमारे ख्याल से पीजीटी वाले पेपर में कई बार आ चुका है। तो ईंटों का आकार 10 इंच गुणे 5 इंच गुणे 2.5 इंच था, जिसका अनुपात था देखिए 1:4:8 है, ठीक है, इसका अनुपात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के संपूर्ण नगरों में किस विधि से दीवारों की जुड़ाई के साक्ष्य मिले। यहाँ पूछ रहा है कि सैंधव सभ्यता के किन नगरों में जो दीवारों की जुड़ाई होती थी वो किस से की जाती थी, किस चीज़ से, किस विधि से की जाती थी, यहाँ पूछ रहा है। तो आंसर इसका है इंग्लिश ब्रांड विधि से दीवारों की जुड़ाई की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, यह किस भाषा का शब्द है, तो यह सिंधी भाषा का शब्द है। देखिए सिंधी लिखिएगा, सिंधी ऐसे लिखी जाती है, हिंदी मत लिख दीजिएगा, ये सिंध से सिंधी है, ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला है, इसका मतलब इसलिए इसको कहा गया है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मोहनजोदड़ो की कुछ गलियां हैं, उन गलियों में जो शव, मतलब गलियों में पूरे शव से भरे हुए हैं और उन गलियों में ऐसे शव हैं, डेड बॉडी है जो अस्त व्यस्त अवस्था में है और जिसमें मतलब जैसे कोई युद्ध हुआ हो और वो खड़े खड़े गिर गए हों, कोई कुछ शव ऐसे हैं जो एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं और मतलब आक्रमण हुआ और वो गिर गए हों, उसी तरह पूरा शव से मतलब गली भरा हुआ है, इसलिए इतिहासकारों ने इसे मृतकों का टीला कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसका था, तो ये है व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड का। देखिए सिंधी भाषा शब्द, यहाँ पे आप मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बोलेंगे तो हिंदी मत लिखिएगा, सिंधी शब्द ही लिखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31 था, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसका था, तो व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह कथन वाला आ जाता है, तो
किस स्थान को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। किस स्थान से एक विशाल जलाशय और सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। एक विशाल जलाशय और सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार करके कई बार पूछे गए हैं, तो मोहनजोदड़ो से। देखिए, मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, अल्बास्टर पत्थर की कुछ खंडित जालियां भी मिली हुई हैं, और एक सबसे चौड़ी सड़क, जिसे कि अभी मैंने पहले बताया था कि सबसे चौड़ी सड़क है 10 मीटर की, जिसे मार्शल ने राजपथ की संज्ञा दी है, राजपथ कहा है। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो से कुछ मतलब आपको अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि देखिए, जैसे कि ये वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो जरा भी, तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें जितना हो सके और इसका लाभ लोग उठा सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त संपूर्ण स्नानागार का आकार कैसा था? तो यहाँ पूछ रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त संपूर्ण स्नानागार का आकार कैसा था? तो संपूर्ण स्नानागार का आकार 180 फीट गुणे 108 फीट है, लेकिन जलाशय का आकार 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मतलब 11.89 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है, 2.443 मीटर गहरा है। ठीक है, यहाँ गहराई इस मतलब। तालाब तक पहुँचने के लिए कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो यहाँ मैंने बता दिया 10 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन जो 90 गुणे 90 के आकार का है, कितने स्तंभों पर टिका है? तो इसका आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि, और ये काफ़ी मतलब मुझे लगता है पीजीटी वगैरह के एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। तो 20 स्तंभों पर टिका हुआ है ये स्तंभ, और यहीं से एक पुरोहित आवास भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई इसके पहले सिंधु सभ्यता पे, आप उसको जरूर देखें, उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो के निचले नगर से अस्त व्यस्त अवस्था में कई कंकाल मिले हैं। ठीक है, कई कंकाल मिले हैं, इसे पुराविदों ने क्या कहा है? क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो ये वाला क्वेश्चन था इसके पहले कि मृतकों का टीला वाला, वही सेम उसी तरह का टीला है, तो मृतकों की गली या मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंध सभ्यता में डॉकयार्ड या गोदी के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लोथल से प्राप्त हुआ है, और इसका आकार मैं बता दूं यहाँ पे, वैसे आकार तो जल्दी नहीं पूछते, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 218 गुणे 36 गुणे 3.3 मीटर का है। और ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था, और भोगवा नदी गुजरात में। ठीक है, डॉकयार्ड या गोदी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से छोटे छोटे कंपटीशन में भी पूछते हैं, यूपीएससी वगैरह में भी इसको काफ़ी पूछा जाता है। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको काफ़ी काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराविदों ने किसे लघु मोहनजोदड़ो कहा है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एक नया देखिए आपको मिलेगा। लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा है पूछ लिया, तो लोथल को। लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा है? लोथल को। 39 पे आते हैं। 20 शवों का कब्र कहाँ से मिला है? शव की बात है तो 20 शवों का कब्र, डेड बॉडी 20 की संख्या में कहाँ मिली? लोथल से। श्रमिक बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सफेद पत्थर का मकानों में प्रयोग मिलता है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ सफ़ेद पत्थर के का प्रयोग किया गया, सफ़ेद पत्थर वाले मकानों का मकान मिलते हैं? तो वो स्थान है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सोने की अंगूठी मिली है? सोने की बात हो रही है, सोने की अंगूठी, स्वर्ण की बात हो रही है, तो ये धौलावीरा से। देखिए, हड़प्पा वासी सोना, चांदी, तांबा, कांसा से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। तो सोने की अंगूठी कहाँ मिली है? धौलावीरा से। धौलावीरा नामक एक स्थान है, तो वहां से सोने की अंगूठी मिली है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोथी संस्कृति किस स्थल को कहा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कालीबंगा से मिली है। सोथी बोलिएगा, सोती नहीं। ठीक है, सोथी, आप सोथी संस्कृति। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। तो सिंधु, जैसे यहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती थी, तो स्त्रियां, आपको काफ़ी देवी की मूर्तियां मिलेंगी यहाँ पे, तो इसलिए सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था पूछा जा रहा है। तो सिंधु सभ्यता का समाज जो है वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। देखिए समाज दो तरह के होते, पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक। तो यहाँ पे समाज कैसा है, मातृ सत्तात्मक, या तो पुरुष प्रधान हो या स्त्री प्रधान हो। तो यहाँ पे समाज स्त्री प्रधान है, चाहे मातृ सत्तात्मक कहिए चाहे स्त्री प्रधान, मतलब कि स्त्रियों की यहाँ पे पूजा की जाती थी, बड़ी इज्जत थी, बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा था। तो सिंधु सभ्यता का समाज देखिए आपके 4 वर्गों में बटा है। ठीक है, कितने वर्गों में बटा है, 4 वर्गों में बटा है। आप देख सकते हैं, पहला विद्वान वर्ग, जैसे कि आप देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, मीनिंग लगभग वही निकलेगी। तो पहला विद्वान वर्ग है, दूसरा योद्धा वर्ग है, तीसरा व्यापारी या शिल्पी वर्ग है, चौथा श्रमिक वर्ग है। तो 4 वर्ग मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज 4 भागों में बटा हुआ था। तो पहले विद्वान वर्ग में कौन कौन आता है, पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, शिक्षक तथा जादूगर आते थे। और मतलब जादू जो करते थे। ज्योतिषी भी देखिए ज्ञानी होते, जितने ज्ञान की बातें करने वाले लोग होते थे वो विद्वान वर्ग में आए। पुरोहित है वो भी ज्ञान की बात करेगा, वैद्य है तो वो भी ज्ञान की बात करेगा, ज्योतिषी भी, शिक्षक तो ज्ञान की करता है, और जादूगर। ठीक है, दूसरा है योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग में आते हैं तो कौन कौन आएगा, इसमें तलवार, मतलब जो तलवार का प्रयोग करते थे, तलवारधारी, पहरेदार, भवन प्राचीरों के अवशेष के आधार पर क्षत्रिय वर्ग, जो प्राचीरों से अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कहा गया क्षत्रिय वर्ग। अगला आता आपका व्यापारी या शिल्पी वर्ग, ये तीसरा है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, जो बिजनेस वगैरह करते थे, व्यापार करते थे, उद्योग करते थे, वो लोग आ जाते थे। तो इसमें कुंभकार हैं, स्वर्णकार हैं, जुलाहे और तरासगीर आते थे। नेक्स्ट पे आते हैं श्रमिक वर्ग, चर्मकार, कृषक और मछुए। कृषक देखिए आप बाद की सभ्यताओं में पढ़ते हैं, जो किसान है ये जो है कि आपको तृतीय वर्ग में मिलता है, व्यापारी या शिल्पी यानी वैश्य वर्ग में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चतुर्थ वर्ग में आता है कृषक। मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसान किस वर्ग में आता था सिंधु सभ्यता में, तो हम लिखेंगे श्रमिक वर्ग में या चौथे वर्ग में आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, भोज्य दृष्टि से सिंधुवासी कैसे थे। भोज्य दृष्टि से सिंधुवासी कैसे थे, तो देखिए आप भी, खाने की बात है तो आप भी बताइएगा आपका फेवरेट भोजन कौन सा है, आप भी खाना कौन कौन सा खाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये लोग भोज्य दृष्टि से सिंधुवासी कैसे थे, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का ये लोग खाना खाते थे। इनका मुख्य भोजन गेहूँ, जौ, चावल, दालें भी। देखिए गेहूँ भी हम लोग आज भी खाते हैं, गेहूँ की रोटी खाते हैं, जौ भी खाते हैं, चावल भी हम लोग खाते हैं, और दाल भी, मतलब चावल दाल रोटी आपका आ गया, गेहूँ और जौ की रोटी आपकी आ गई। तो इसमें गेहूँ, जौ, चावल और दालें आ जाती हैं। और वही सब्जी भी खाते थे। नारियल फल में खाते थे, पानी वाला अनार, खून बढ़ाने के लिए अनार हो गया, खजूर हो गया, केला, नींबू और तरबूज। देखिए तरबूज भी पानी वाला, सारे फल ये लोग खाते थे, देखिए जिसमें खून बढ़े। और विटामिन सी वाला भी नींबू भी खाते थे, जिसका कोविड में काफ़ी प्रयोग हुआ। नींबू, केला और नारियल, ठीक है, अच्छे अच्छे फल ये लोग खाते थे, जिससे इन लोगों को ताकत। और मांस में क्या खाते थे, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गा, बत्तख, मछली, कछुए का मांस खाते थे। भेड़ का मांस भी खाते थे, बकरी का भी खाते थे, सूअर का, मुर्गा का, बत्तख का, मछली का, कछुआ। यहाँ अगर एक क्वेश्चन बनता है कि किस स्थान से, हड़प्पा में किस स्थान से बीज के साक्ष्य मिले हैं, तो वो है हड़प्पा से बीज के साक्ष्य मिले। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो कहाँ से मिले हैं बीज के साक्ष्य, ये हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लाइक ही हम मांग रहे हैं, और आप लाइक कर देंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़। और अच्छा है, एक लाइक ही मांग रहे हैं, आपसे पैसे तो ले नहीं रहे हैं, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अब ये मांस खाने के अतिरिक्त ये पशुओं को पालते भी थे भाई, उनको खाते ही नहीं थे, उनको पालते भी थे, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, दूध के लिए लोग पालते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंधु काल में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती थी, इस बात का अनुमान
लगाया जाता है किससे? उत्खनन में प्राप्त, तो किस चीज़ से लगाया जाता है? तो एक स्त्री की मूर्ति है जो स्नान कर रही है, नहाती हुई एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसी से ये पता चलता है कि वर्षा सिंधु सभ्यता में पर्याप्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के हथियारों में किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था? सिंधु वासियों के हथियारों में किस धातु का प्रयोग नहीं? देखिए आंसर दिया लोहा का। मैंने पहले भी बताया था कि ये लोहे से परिचित नहीं थे, तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा से परिचित थे, लेकिन लोहे से सिंधुवासी परिचित नहीं थे। कभी भी क्वेश्चन आता है धातु के बारे में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए इसके अतिरिक्त मंदिर भी नहीं मिला है, यहाँ पे मूर्तियां मिली हैं पूजा के लिए, मंदिर नहीं मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, किस वृक्ष को सिंधुवासी सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो यहाँ पे आ गया पीपल के वृक्ष को। देखिए आज भी पीपल के वृक्ष को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है, और हम लोग तुलसी के भी वृक्ष की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। यहाँ पीपल के वृक्ष, भाई कहते हैं कि जिसके पास शनि वनि ग्रह है, भाई आप पंडित वंडित से पूछ के पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, ऐसा माना जाता है। तो पीपल का वृक्ष जो है लोग मानते हैं कि मतलब किसी ग्रह की शांति के लिए लोग करते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा। मैंने देखा है कुछ लोगों को करते हुए। तो आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, और ये सिंधु काल से शुरू हुई, तो पीपल के वृक्ष की पूजा ये लोग करते थे। ठीक है, देखिए प्रथम नगरीय सभ्यता थी और कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ये लोग कौन सी पूजा, किस वृक्ष की पूजा करते, पवित्र मानते थे? किस वृक्ष को, किस पेड़ को? पीपल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता में कुछ बटन के आकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इन मुद्राओं पर निशान किसका अंकित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन मुद्राओं पे किसका निशान? बटन के आकार की मुद्राएं हैं, तो स्वास्तिक आप जानते कैसे बनता है ना, तो स्वास्तिक जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, स्वास्तिक बनाए जाते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, रफली मैंने बना दिया है आप स्वास्तिक। ठीक है, शुभ लाभ वाला जो होता है, तो उसका चित्र बना हुआ है, बटन के आकार की मुद्रा। ये मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सिंधु सभ्यता में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का बाघ किसे कहा गया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सिंध का बाघ, ये सर सिंध का बाघ, मृतकों का टीला, ठीक है, सिंध का नकली स्थान, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ये आप समझिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ से सिंध का बाघ किसे कहा गया? तो सिंध स्थित लड़काना जिले के आसपास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, सिंधुवासी आभूषण में किस धातु का प्रयोग करते थे? ठीक है, सिंधुवासी आभूषण में किस धातु का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो किस धातु का प्रयोग करते थे सिंधुवासी? सोना, चांदी, तांबा, कांसा एवं स्पेक्ट्रम, हाथी दांत, सीप, मिट्टी। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ठीक है, उसके अतिरिक्त स्पेक्ट्रम है, हाथी दांत है, सीप के, मिट्टी के भी आभूषण का प्रयोग करते थे, बट लोहे का नहीं। आप इस चीज को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस स्थान से 6 लड़ियों वाला हार मिला है? अब हार की बात कर रहा है तो हड़प्पा से ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सौंदर्य प्रसाधन बॉक्स मिला है? पूछ रहा है मेकअप वाला बॉक्स। भाई लड़कियां बहुत मेकअप करती हैं, हम लोग करते हैं, तो अक्सर आपने देखा तो क्या क्या मेकअप में जो मूल रूप से आती है, काजल। आप देखते हैं सारी लड़कियां काजल लगाती हैं, लड़के भी लगाते हैं। तो काजल की डिबिया, अंजन लगाने की सलाखें, पाउडर और लिपस्टिक हैं। अंजन लगाने की सलाखें मतलब काजल लगाने के लिए जो स्टिक आती है, आजकल तो ब्रश वगैरह से लगाया जाता है, तो वो है, और काजल है, पाउडर है और लिपस्टिक है। भाई लिपस्टिक देखिए उस समय भी लोग लगाते थे, अब तो कोविड के कारण बहुत से लोग नहीं लगाते, मास्क लगाना पड़ता है, लेकिन जो लिपस्टिक लगाते हैं वो मास्क नहीं लगाते जल्दी, क्योंकि उनकी लिपस्टिक चुभ जाएगी। इस पर बड़ा ट्रेंड भी रहा, तो लिपस्टिक भी मिला है। तो क्या क्या मिला? काजल मिला है और पाउडर, लिपस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चहुंदड़ों से। इसको भी याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर करें। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और
और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। सिंधु वासियों के मनोरंजन का साधन क्या था? अब ये इंटरटेनमेंट के लिए आज हम लोग टीवी देखते हैं वगैरह और बहुत कुछ, हम लोग भी भाई खेल खेलते हैं और म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, डांस करते हैं, शिकार करते हैं। आप क्या क्या करते हैं? आप बताइए, आप क्या क्या करते हैं? तो वैसे भी ये लोग जैसे आप लोग करते हैं, शतरंज वगैरह करते हैं, खेलते हैं, इसी तरह से तो ये पासा खेलते थे। संगीत में नृत्य और शिकार इनका एक मतलब मनोरंजन का साधन था। इसके साथ ही संगीत और नृत्य भी आता था, पासा खेलना। ठीक है, पासा खेलना इनका मुख्य मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। ठीक है, कांसे के नृत्य रत नारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? देखिए, कांसे की एक नृत्य डांस करती हुई नारी की मूर्ति मिली स्त्री की, वो 14 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है और किस धातु की है? कांसे की है, कांसे की है और नृत्य रत्न डांस करती हुई नारी की मूर्ति है और वो 14 सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की है। और ये कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 पे। हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की कितनी प्रणालियाँ प्रचलित थी? तो हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की कुल 3 प्रणालियाँ प्रचलित थी। पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह कर्म। देखिए, वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए बना रहे हैं कि कम समय में ये कवर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा न जाते हुए मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की 3 प्रणालियाँ प्रचलित थी। पहला पूर्ण शवाधान, जिसमें शव को गाड़ देते थे। आंशिक शवाधान, जिसमें मतलब जलाते थे फिर उसको गाड़ते। दाह कर्म में मतलब शव को पूरी तरह से जला देते थे और फिर उसको कलश में भरकर गाड़ देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है हड़प्पा से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हड़प्पा सभ्यता में युगल शवाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं युगल शवाधान के साक्ष्य। ठीक है, एक साथ 2 शवों को गाड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। तो वीडियो इसलिए छोटी बना रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर बोर होने लगते हैं लोग। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में आयताकार और अंडाकार कब्रें कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से। आयताकार और अंडाकार, आयताकार समझते हैं आप और अंडाकार भी समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। मानव कंकालों के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? रोपड़ से। मानव के जो कंकाल है उनके साथ, मानव की मृत्यु के बाद डेड बॉडी के साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। तो क्योंकि कुत्ता काफ़ी वफादार होता था, रहा होगा, तो इसलिए रोपड़ में मानव कंकालों के साथ, रोपड़ नामक स्थान से कुत्ते दफनाने का प्रमाण मिला मानव के शवों के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते। मोहनजोदड़ो से एक लेख युक्त मुद्रा पर सींग युक्त पुरुष त्रिमुखी देवता का चित्र अंकित है। यह योग मुद्रा में एक चौकी पर नग्न बैठा है। तो इस देवता के दोनों तरफ चौकी पर किन किन पशुओं का अंकन है? ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप कह सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता। तो दाहिनी तरफ जो योगी, मतलब इनको पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है, तो ये है दाहिनी तरफ इनके हाथी और बाघ बैठा है। हाथी भी काफ़ी बड़ा है, बाघ भी काफ़ी तेज होता है। बाईं तरफ गैंडा और महिष है। गैंडा और महिष यानी महिष का मतलब भैंसा होता है। चौकी के नीचे 2 हिरन के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे मातृ देवी की मूर्ति सिंधु सभ्यता में कहाँ कहाँ से मिली है? तो कहाँ कहाँ से मिली मातृ देवी की मूर्ति? देखिए, मातृ देवी की मूर्ति जो है आज 9 दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ों से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 65। सैंधव देवकुल में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि है, किसने कहा है? किसका मत है पूछ रहा है? तो इसको कहा है मार्शल
और व्हीलर ने। नेक्स्ट और देखिए मातृ देवी के अतिरिक्त ये लोग कुछ काल्पनिक पशुओं की पूजा करते थे, जैसे 3 सिर वाले पशु, 1 सींग वाला पशु, और वास्तविक पशु की भी पूजा करते थे, जैसे कुबड़दार बैल है, हाथी है, बाघ, घड़ियाल आदि की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। तो सिंधु वासियों में पवित्रतम पशु कौन था, पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है सबसे पूजनीय पक्षी कौन था। तो पवित्रतम पशु बैल था और सबसे पूजनीय पक्षी जो था वो फाख्ता था। ठीक है, सबसे पूजनीय पक्षी कौन था, फाख्ता, और पवित्रतम कौन था, बैल पशु में। 67 पे आते हैं। सैंधव वासियों को सिंडोन या सिंडोम क्यों कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो क्यों कहा जाता है, तो सैंधव वासी जो है कपास के प्रथम उत्पादक थे। यहाँ पे कपास सूती वस्त्र काफ़ी प्रयोग किए जाते थे। वैसे तो देखिए सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र ये लोग पहनते थे, लेकिन कपास के ये लोग सबसे पहले उत्पादन इन्होंने किया था कपास का। तो कपास के प्रथम उत्पादक होने के कारण इनको सिंडोन या सिंडोम कहा गया है। ठीक है, देखिए सैंधव काल में सुई का भी साक्ष्य मिला है, कुछ कढ़े हुए वस्त्र भी मिले हुए हैं, और इसके साथ ही इसका प्रमाण जैसे कि देखिए मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो एक शॉल ओढ़े हुए, उस पर 3 पत्तियों वाला फूल है। मैं कला वाले क्षेत्र में आप ये क्वेश्चन आएगा, इस पर मैं चर्चा करूँगी थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु सभ्यता में कहाँ से बीज बोने के यंत्र का चित्रण मिलता है। तो कहाँ से मिलता है भाई, लोथल से मिलता है। यहाँ पे एक पकी मिट्टी की प्लेट मिली हुई है और उस पर बीज बोने के यंत्र का चित्र मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। तो सिंधु सभ्यता से किस स्थल से एक साथ 2 फसलों के बोने का साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से मिला है, एक साथ 2 फसल बोई जाती थी, कालीबंगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि ये काफ़ी आता है। और तो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से के प्राक सैंधव स्तर से जो है कालीबंगा के 2 मतलब वहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से। और प्राक सैंधव स्तर से एक साथ 2 फसलों के बोने के साक्ष्य भी मिले। क्वेश्चन नंबर 70 है, धान या चावल के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला है। तो लोथल से मिला। ये सभी आप लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कहाँ से जानकारी मिली कि ये लोग चावल खाते थे, तो ये लोथल से। और जले हुए धान के साक्ष्य अगर पूछ लेता है तो कालीबंगा से। और कालीबंगा से प्राक सैंधव स्तरों से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 71, सैंधव वासी कितने फसलों का उत्पादन करते थे। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सैंधव वासी कितने फसलों का उत्पादन करते थे भैया, तो ये लोग 9 फसलों का उत्पादन करते थे। जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, जैसे आप भी जौ खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, बाजरा, राई, सरसों, तिल, कपास, मटर। भैया खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, 9 फसल है ये, जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, कपास, मटर। कपास के तो प्रथम उत्पादक थे ही। मटर आजकल बहुत फैल रही, आजकल जाड़े का मौसम है भैया, तो मटर काफ़ी बिक भी रही है। सरसों के तेल में पकाई जाती है, गुगरी बना लेगी, फिर खा लेते हैं लोग। तो मटर आप याद रखें, कपास याद रखें, चावल भी काफ़ी याद रखें, बाजरा है, राई है, सरसों है। तो 9 फसल ये लोग उत्पादन करते थे। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते, सिंधु वासियों का प्रमुख उद्योग क्या था। उद्योग पूछ रहा है, तो प्रमुख उद्योग देखिए तो वस्त्र उद्योग था। ये सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे ये लोग उद्योग करते थे। तो मोहनजोदड़ो से वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना गया है। इसके अतिरिक्त ये लोग धातु उद्योग करते थे, गुड़िया मन का उद्योग, मूर्ति उद्योग, मृतभांड उद्योग, हाथी दांत उद्योग, ईंट उद्योग भी इस काल में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु सभ्यता में चांदी और सोना कहाँ से आयात किया जाता था। तो चांदी देखिए अफगानिस्तान और ईरान से आती थी, और कोलार खान कर्नाटक से सोना आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तांबा के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है कि तांबा कहाँ से आता था। तो तांबा देखिए खेतड़ी राजस्थान से, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और सेलखड़ी कहाँ से आती थी, बलूचिस्तान और राजस्थान से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 74, सैंधव वासियों का विदेशों के किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है, पहला तो मेसोपोटामिया है, यहाँ से दिलमुन, मगन, मेलुहा। ठीक है,
के साथ व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई बस्ती के भी साक्ष्य मिले हैं। पारस है दूसरा। तो दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से की गई है, जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच बिचौलिए का कार्य करता था, यानी मीडिएटर का कार्य करते थे दिलमुन। सूसा है। सूसा सिंधु निर्मित एक घनाकार बाट, एक मुद्रा और हाथी दांत की बनी गोटी और मनके भी प्राप्त हुए हैं जो रेखांकित है। तो इसका मतलब है कि ये सूसा मतलब मेसोपोटामिया, पारस, सूसा और मिस्र से मनके आते थे। तो मनके बहुत प्रसिद्ध थे मिस्र के, तो मिस्र से भी इनके संबंध थे, व्यापारिक संबंध। क्वेश्चन मतलब मेसोपोटामिया, पारस, सूसा, मिस्र। मेसोपोटामिया, पारस, सूसा, मिस्र से आप इसको याद कर लीजिए। मेसोपोटामिया तो समकालीन, पारस, सूसा, मिस्र से ये लोग व्यापारिक संबंध रखे हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं कि सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त किन सभ्यताओं में मातृ देवी की पूजा होती थी। तो किन किन विदेशों में पूजा होती थी भैया? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी मेसोपोटामिया और मिस्र में भी मातृ देवी की पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। तो सिंध दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, सिंध पेज करने में। तो चलिए 76 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के किन मार्गों से व्यापार होता था? तो देखिए सिंधु सभ्यता में जल और स्थल दोनों मार्ग, भाई पहले हवाई जहाज़ वाली सुविधा नहीं थी, तो जल और स्थल मार्ग ही थे, दोनों से व्यापार होता था। स्थल मार्ग से जो ये लोग आवागमन करते थे, देखिए ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी काफ़ी मिली, हड़प्पा वगैरह से भी मिली है। भारवाहक पशुओं को भी का भी प्रयोग करते थे स्थल मार्ग के लिए, और जल मार्ग के लिए नाव एवं बड़े बड़े जलपोत का भी प्रयोग करते थे ये लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिंधु सभ्यता से नाव का कोई वास्तविक साक्ष्य मिला है? मतलब उसके अवशेष मिले हैं? नहीं मिला है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक मृद भांड आपको पता है मिट्टी का बर्तन होता है, मिला है जिस पर नाव का चित्र है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी का बर्तन मिला जिस पे नाव का चित्र है। लोथल से मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल मिले हैं। लोथल से 5 मॉडल मिले हैं और एक चित्र मिला है मोहनजोदड़ो से नाव का। तो नाव के द्वारा ये लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सैंधव सभ्यता से बड़ी संख्या में बाट मिले हैं, उतनी संख्या में बाट विश्व की किसी भी सभ्यता से नहीं मिले हैं। बाटों का निर्माण किस चीज़ से किया जाता था? क्वेश्चन पूछ लिया है। तो बाटों का निर्माण, आंसर है इसका, बाटों का निर्माण पत्थर से किया जाता था। भूरे चर्ट के पत्थर के बाट सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। अब बाट का आकार कैसा होता था? तो बाट का आकार देखिए घनाकार होता था, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था। वह इसके अतिरिक्त वर्तुलाकार था, शंक्वाकार था, ढोलाकार था। और जो बाट होते थे, क्वेश्चन ये पूछता है कि अक्सर पीजीटी टीजीटी में मैंने देखा इस क्वेश्चन को पूछते हुए कि बाट कितने गुणक के थे? तो 16 के गुणक के थे बाट, और छोटे बाट दुगुना प्रणाली पर आधारित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। सिंधु सभ्यता में प्रशासन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। वैसे प्रशासन की कोई बहुत जानकारी, राजनीतिक जीवन की जानकारी नहीं मिलती है सिंधु सभ्यता पे, लेकिन प्रशासन का साक्ष्य जो पूछा गया है वो मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसने कहा है कि 2 राजधानियों वाले हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का शासन पुरोहित राजा के हाथ में था? तो ये कहा है स्टुअर्ट पिगट। देखिए स्टुअर्ट पिगट ने कहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो यहाँ पे ऐसे भी पूछ रहे 2 राजधानियों वाले हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का शासन पुरोहित राजा के हाथ में था। किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। किसने कहा कि सिंधु सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था जनतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी? तो ये कहा है हंटर ने। किसने कहा है? हंटर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी वीडियो अगर ठीक लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए जैसा भी लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 82 पे। ठीक है, किसका कथन सर्वमान्य है कि सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था व्यापारियों के हाथ में थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये माना गया, सबने माना है कि सिंधु सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो किसके हाथ में थी? व्यापारियों के हाथ में, क्योंकि व्यापार काफ़ी होता था यहाँ से। तो डॉक्टर राम शरण शर्मा महोदय ने कहा है, तो आप इसको याद रखिएगा, राम जी के नाम से, राम जी भगवान जी के नाम से याद रखिएगा, शासन व्यवस्था व्यापारियों के हाथ में थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। सैंधव कला कितने रूपों में
प्राप्त होती है। सैंधव कला 2 रूपों में प्राप्त होती है, राजकीय कला और सार्वजनिक, राजकीय कला और लोक कला 2 रूपों में प्राप्त होती है। राजकीय कला सार्वजनिक भवन आते हैं, इसमें मुद्राएं आती, लोक कला में गुड़िया, मनका, मृदभांड एवं मूर्तियाँ आती हैं। ठीक है, 84 क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्राएं किस चीज़ की बनी होती थी? तो मुद्राएं भाई सिलखड़ी की, गोमेद, चर्ट, कांचली मिट्टी एवं तांबे की बनी। देखिए इसमें वस्तु विनिमय का माध्यम था, ये एक तरह की मुहरें थी प्रचलन में। ठीक है, आकार में ये वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, घनाकार, गोल एवं बेलनाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है और सिलखड़ी की बनी योगी की मूर्ति मिली है। सिलखड़ी पत्थर की मूर्ति किसकी है? योगी महाराज की है। मतलब आपने आदित्यनाथ योगी माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही है, एक योगी के रूप में एक व्यक्ति की मूर्ति है। ठीक है, और एक नर्तकी डांस करती हुई स्त्री की मूर्ति है। तो कितने सेंटीमीटर की? तो नर्तकी वाली देखिए कांच से धातु की मिली है और सिलखड़ी पत्थर की बनी योगी की मूर्ति है। तो नर्तकी की मूर्ति 14 सेंटीमीटर की है और योगी जी की मूर्ति 19 सेंटीमीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो सैंधव काल में चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, इसको क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहते हैं। ठीक है, 87 क्वेश्चन है, लिपि का सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? मतलब जो लिपि थी चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। देखिए एक बात है कि सैंधव काल की लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है और इसीलिए सैंधव काल का इतिहास जो है आदि इतिहास के अंतर्गत आता है और ये सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर है। इसके आधार पे ही सैंधव काल का इतिहास लिखा गया है। तो लिपि का सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? क्वेश्चन है तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से सर्वाधिक साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसने बाढ़ को सैंधव सभ्यता के पतन का कारण माना है? तो मार्शल एवं मैके ने बाढ़ को सैंधव सभ्यता के पतन का कारण माना। 89 है क्वेश्चन नंबर, महामारी को किसने सैंधव सभ्यता के पतन का कारण माना है? तो KUR कैनेडी ने महामारी को माना है। अब हाँ या ना में आपको जवाब देना है, आप भी कोशिश कीजिएगा तो ठीक है। पहला है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आपको हाँ या ना में ही जवाब देना। तो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या सिंधुवासी भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे? नहीं, पत्थर का प्रयोग भवन निर्माण में नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिंधु सभ्यता में नीले रंग का साक्ष्य मिला है? नहीं, सिंधु सभ्यता में नीले रंग का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिंधुवासी सूर्य पूजा करते थे? हाँ, सिंधुवासी सूर्य की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिंधु लिपि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी? हाँ, सिंधु लिपि देखिए ऐसे लिखते थे, ये लोग शुरू कर देते ऐसे लिखेंगे, फिर यहीं से ये यहाँ से शुरू कर देंगे, ऐसे यहाँ से शुरू किए तो फिर यहीं से ये और फिर बाएं से दाएं लिख देंगे। हम लोग कैसे लिखते हैं? दाएं से बाएं फिर दाएं से बाएं, और ये लोग क्या करते? दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिख देते थे। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या सिंधु लिपि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी? हाँ। क्या सिंधुवासियों को लोहे की जानकारी थी? अभी कई बार ये बताया गया कि सिंधुवासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी क्योंकि लोहे के हथियार नहीं मिले, ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए आ रहा है, तो एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। हल चलाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हल चलाने का साक्ष्य अभी आपको पता है, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से क्वेश्चन आया था। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, पानी के जहाज का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आ गया मोहनजोदड़ो से। पानी के जहाज का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा की मुहर किसकी बनी होती थी? स्टेटाइट पत्थर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता की अंतिम अवस्था को दर्शाने वाला स्थान कौन सा है? आलमगीरपुर है। सैंधव सभ्यता में ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? हाँ, कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और घोड़े की सुरकोटदा से प्राप्त हुई। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले भी, उसके में बताया था। तो ऊंट के साक्ष्य में नहीं मिले। देखिए किसके किसके, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, आपको मैं बता दूं मंदिर नहीं मिला है, जो नहीं मिला है, ऊंट नहीं मिला है, सिंह नहीं मिला है, और गाय की मूर्ति कहीं नहीं मिली आपको। घोड़े की मूर्ति मिली है तो सिर्फ सुरकोटदा से मिली है और कहीं से नहीं मिली है। ये सारी चीज़ें, मंदिर नहीं मिला, पूजा ये करते थे लेकिन मंदिर का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला सिंधु। ऊंट का साक्ष्य अगर कहीं से मिला है तो वो कालीबंगा से, इसके अलावा नहीं मिला है। सिंह कहीं से भी नहीं मिला है, गाय की मूर्ति भी कहीं से नहीं मिली है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? मेरे ख्याल से वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
भाई शेयर करते जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं वैदिक काल से संबंधित वीडियो बनाऊंगी। कुल 100 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, बहुत मेहनत करके बनाए हैं। 100 क्वेश्चन निकाले जो पूरे चैप्टर से संबंधित हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।